तो तुम्हारा केवल काम पढ़ाई करना है। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं करो, जो 4 चैप्टर उसी पे लगा दो अपना पूरा टाइम, और थोड़ा सीरियस पढ़ाई करो और मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करो। मार्क्स जितने आए उससे अच्छा करने की कोशिश करो। इंशा वगैरह क्या कर रहे हैं? अब बेटा 87, मतलब 90 में 87 करेक्ट कर रहे बायो में। हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ रहे सभी के मार्क्स, तो तुम भी कोशिश करो। ऐसा थोड़ी ना कुछ बहुत आता है, उसे भी उतना ही आता है जितना तुम्हें आता है ना। तो बस थोड़ा यूनिलैटरल से साफ दिमाग से पढ़ाई कर। चलो हो गया। तो नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस तुम्हारा क्या है भाई? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई थिंक ये मैंने पूरा हार्मोन वाला पार्ट पूरा पढ़ा दिया। तो हार्मोन से बच्चा कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, और स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ना, डिफरेंशिएशन क्या है, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, लीफ में क्या कैसा होगा डेवलपमेंट वगैरह, वो पढ़ लेंगे। वो तो बेटा बहुत आसान है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि जो आपके 5 हार्मोन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 5 ही है। तो ये बताइए बच्चा कि ऑक्सीन की डिस्कवरी के लिए डार्विन ने बेटा ऑक्सीन का जो, ध्यान से सुनना, एक प्लांट था बच्चा, जिस प्लांट का नाम था ना, एक बड़ा फेमस टेस्ट है बच्चा, एविना कर्वेचर टेस्ट। कुछ प्लांट है एविना सताइवा नाम के, और जब उसके ऊपर में हार्मोन आप सनलाइट डालते थे तो सनलाइट की तरफ ये बेंड हो जाता था। ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया है बच्चा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑक्सीन नाम के हार्मोन को किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था, टर्म ऑक्सीन किसने दिया, आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन किसने किया? बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक टेस्ट पढ़ना है बेटा, एविना कर्वेचर टेस्ट। एविना प्लांट के ना टिप पे अगर सनलाइट डालिएगा तो वो सनलाइट की तरफ झुक जाएगा। क्यों झुक जाएगा? क्योंकि सनलाइट को रिसीव करेगा तो उसमें ऑक्सीजन बनेंगे, और ऑक्सीजन सनलाइट की तरफ प्लांट को बेंड कराता है। तो एक साइंटिस्ट का नाम बताइए जो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि टर्म ऑक्सीजन वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट, आइसोलेशन एंड डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा सिंपल सा है बच्चा। चलो बेटा फटाफट सभी बच्चा लोग आंसर बताओ, किसी को याद है? तो बेटा सिंपल है, एफ डब्ल्यू वेंट। एफ डब्ल्यू वेंट पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लिख लो, कॉपी में लिखो। एफ डब्ल्यू वेंट ने टेस्ट किया था, उसका नाम था एविना कर्वेचर टेस्ट। एविना कर्वेचर टेस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। टर्म ऑक्सीजन किसने दिया? ऑक्सीजन टर्म किसने दिया? तो ये भी आंसर बनता है एफ डब्ल्यू वेंट। टर्म ऑक्सीजन किसने दिया? एफ डब्ल्यू वेंट। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, एफ डब्ल्यू वेंट। और आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आइसोलेट किसने किया? एफ डब्ल्यू वेंट ने। ठीक है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डार्विन एंड डार्विन दो नाम आएंगे, बाप और बेटे, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। उन्होंने बच्चा बस एक प्लांट लिया था, ओट सीडलिंग, उसके ऊपर में सनलाइट डाला तो सनलाइट की तरफ बेंड हो गया, सनलाइट की तरफ बेंड हो गया। तो उन्होंने कोई डिस्कवरी नहीं किया, बस उन्होंने बेटा सनलाइट डाला तो सनलाइट की तरफ मूव कर गया। उन्होंने बच्चे एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है फोटोट्रोपिज्म। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फोटोट्रोपिज्म। लाइट डालेंगे तो लाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट का पार्ट बेंड हो जाता है, इसी को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। किसने किया? सबसे पहली बार डार्विन एंड डार्विन साइंटिस्ट ने किया था। किस प्लांट पे? एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा ओट सीडलिंग। चलिए ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए ऑक्सीजन बेटा, कुछ ऐसे ऑक्सीजन का नाम बताइए जो आर्टिफिशियली यानी लैब में बनाए जाते हैं। चलिए फटाफट कुछ ऐसे ऑक्सीजन का नाम बताइए, एनसीईआरटी में गिवन है, फटाफट नाम बताइए जो लैब में बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। अब पढ़ते हो, दो तरह के ऑक्सीजन होते हैं, एक तो लैब में बनाया जाता है और एक बेटा प्लांट में नेचुरली मौजूद होते हैं। तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ना कि 2,4-D, ठीक है, 2,4,5-T, अगर आपको याद हो बच्चा थोड़ा सा ना,
इसी तरह से Na नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये सब बच्चा क्या होंगे, ये आर्टिफिशियली बनाएंगे। चलो ठीक है। चलो सेकेंड चीज, पहली बार ऑक्सीजन बच्चा ह्यूमन बीइंग से निकाला गया था। ऑक्सीजन बेटा पहली बार प्लांट से नहीं निकाला गया था, तो ह्यूमन के सीरम से निकाला गया, ह्यूमन के यूरिन से निकाला गया, ह्यूमन के ब्लड से निकाला गया, ह्यूमन के, ठीक है, ब्रेन से निकाला गया। तो पहली बार जो ऑक्सीजन प्लांट से नहीं निकाला गया था, वो बेटा ह्यूमन बीइंग के यूरिन से निकाला गया। उस इंसान को एक बीमारी थी जिसका नाम था बच्चा पेलैग्रा। उस बीमारी का नाम क्या था, पेलैग्रा। उस इंसान के यूरिन से एक केमिकल निकाला गया और ऑक्सीजन मिला। तो ये चीज याद रखिएगा, ये प्लांट से नहीं निकाला गया था, पहली बार तो ह्यूमन बीइंग से ही निकाला गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर फटाफट देना। ठीक है, आपके पास 5 ऑप्शन मैं पहले लिख देता हूं, केवल आंसर करना। ये है बेटा, ए फॉर ऑक्सीजन, जिब्रालिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। चलो मैं 10 क्वेश्चन फटाफट पूछ रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। चलो सबसे पहले, इनमें से कौन सा हार्मोन बेटा गैसियस नेचर का है? स्टार्टिंग आसान से करें। कौन सा हार्मोन गैसियस नेचर का है? आई थिंक सभी को आसान है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन गैसियस नेचर का है? चलो ठीक है, करेक्ट है, इथाइलिन गैसियस नेचर। कौन से हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं? कौन सा हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं? जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होगा, पानी की कमी होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होंगे ना, अनवांटेड कंडीशन होगा, तो वो प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। तो आंसर इज द एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन। अरे जया सिंह, कहां से क्या पढ़ रही है तू, सोई हुई है क्या? एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब प्लांट में पानी की कमी होती है, गर्मी का दिन है, बहुत तेज धूप है, तो प्लांट अपने आप को पानी से क्या करेगा, पानी को कंजर्व करेगा, स्टोमेटा को बंद करना है, एब्सिसिक एसिड आएगा ना। अभी बेटा पानी नहीं है, सीड अगर जर्मिनेट कर गया, रेडिकल प्लूम्यूल बन गए, तो वो बेटा पानी तो है नहीं ना, तो बिना पानी का डिहाइड्रेशन में मर जाएगा। तो एब्सिसिक एसिड सीड के जर्मिनेशन से रोकेगा, तभी तो हम लोग कहा। चलो ये बताओ, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोजिंग तो सबको ही जानता है, क्लोजिंग तो सबको ही जानता है, एब्सिसिक एसिड। ओपनिंग कौन कराता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज बाय विच हार्मोन? 5 ऑप्शन लिखे गए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है, क्लोजिंग सभी को जानता है, एब्सिसिक एसिड। ओपनिंग नहीं जानता, ओपनिंग होगा साइटोकाइन, ओपनिंग होगा साइटोकाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिकल डोमिनेंस इज परफॉर्म्ड बाय विच हार्मोन? एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एपिकल डोमिनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सभी का आंसर भी करेक्ट है, आंसर इज ऑक्सीजन। तो बताओ, एपिकल डोमिनेंस को काउंटर एक्ट करने वाला हार्मोन कौन है? ये एनसीईआरटी में बेटा पूछा गया क्वेश्चन है, काउंटर एक्ट द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का उल्टा काम कौन करेगा? जया एकदम नहीं पढ़ रही क्या? एपिकल डोमिनेंस का उल्टा कौन सा हार्मोन काम करता है? अरे भाई एपिकल डोमिनेंस, एनसीईआरटी का साफ लाइन है, एकदम नहीं पढ़ाई करता, बोलता है फिर सिली मिस्टेक हो गया। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, मैंने पढ़ाया भी था कि जब आपका साइटोकाइनिन जो है एपिकल डोमिनेंस के इफेक्ट को नलिफाई करता है, काउंटर एक्ट करता है, उसका अपोजिट है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, मैं अपने घर से कुछ नहीं पूछ रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माल्टिंग, bolting and seed germination? Which hormone is responsible for malting, bolting and seed germination? ठीक है, सीड जर्मिनेशन में, माल्टिंग, बोल्टिंग में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज जिब्रालिक एसिड। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताइए, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी इन द पीनट? पीनट सीड के अंदर में सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करना,
डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एनसीईआरटी का लाइन है ये, एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ लिखा है, सीड जर्मिनेशन इन पीनट इज परफॉर्म्ड बाय विच हार्मोन? एनसीईआरटी का लाइन है, याद होना चाहिए। आंसर इज द इथाइलिन, आंसर इज द इथाइलिन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। अगर कोई बेटा डाइकॉट, अगर कोई तुमने फील्ड में बेटा मोनोकॉट प्लांट लगाया है और डाइकॉट वीड्स ग्रो कर गए, तो किस हार्मोन से उसे रिमूव करने की कोशिश करोगे? अगर तुमने कोई ऐसा फील्ड लगाया है जिसमें मोनोकॉट प्लांट है, ग्रास लगाया बेटा, घर में ग्रास लगाया है, गार्डन लगाया है, ग्रास ग्रो किए, लेकिन वहां पर अनवांटेड कुछ डाइकॉट प्लांट ग्रो कर गए, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन सा हार्मोन का छिड़काव करोगे? तो आंसर है ऑक्सीन ही है, जिसका एक कैटेगरी बेटा 2,4-D। राइट आंसर इज द ऑक्सीन, और ऑक्सीन में भी अगर पूछे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2,4-D करना है। चलिए ठीक है, अब ये बताइए, हम लोग क्या करते हैं टी प्लांटेशन में, या बेटा गार्डन, जो गार्डनर हमारा होता है, वो जो स्टेम का एपिकल पार्ट को, एपिकल बड को काट करके फेंक देता है, तो रिमूवल ऑफ एपिकल बड इज नोन एज, एनसीईआरटी का लाइन है, बताइए। रिमूवल ऑफ एपिकल बड इज नोन एज, कुछ लिखा है एनसीईआरटी में बेटा, जहां तक ऑक्सीन है ना, उसका सबसे लास्ट लाइन में ऐसे ही लिखा, उस पेज का लास्ट लाइन। आंसर इज द डीकैपिटेशन, आंसर इज द डीकैपिटेशन। और कहीं पर डीकैपिटेशन वर्ड ना है ना, तो प्रूनिंग वर्ड याद रखिएगा, प्रूनिंग, PRUNNING, प्रूनिंग वर्ड याद रखिएगा। चलो ठीक है, अब ये बताओ, ठीक है, ध्यान से, डिले सेनेसेंस इन लीफ, कोई लीफ है बेटा वो मर रहा है ना, उसे हम लोग एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि अगर उसका छिड़काव कर दोगे उस एरिया में न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ जाएगा और वो एजिंग के इफेक्ट को घटा देगा, तो उसे कहते हैं एंटी एजिंग हार्मोन। चलिए बताइए, एंटी एजिंग हार्मोन कौन सा है? कैसे करेंगे? जैसे ही छिड़काव करोगे उस एरिया में न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन बढ़ जाएगा, वापस से क्लोरोफिल बनना स्टार्ट हो जाएगा, लीफ ग्रीन कलर के बनने लगेंगे, और बेटा उसे कहते हैं एंटी एजिंग हार्मोन। तो एनसीईआरटी का लाइन है, ए जया एकदम नहीं पढ़ी, साइटोकाइनिन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, कुछ नहीं पढ़े हो रे भाई, तो तुम लोग टेस्ट के नाम पे क्या तैयारी कर रहे हो? अलाज में सर बनता नहीं है, अरे टेस्ट का सिलेबस कब पता चला? मंडे निकल गया, ट्यूसडे निकल गया, वेडनेसडे निकल गया, थर्सडे अभी तक नहीं। हाँ गलत टाइप हो गया, तो गलत कैसे टाइप हो सकता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये बताओ, ध्यान से इस बार बताना, डीप वाटर राइस प्लांट है, पानी में डूबा हुआ राइस प्लांट है, कौन सा हार्मोन पेटियोल इलोंगेशन या इंटरनोडल इलोंगेशन में हेल्प करेगा? डीप वाटर राइस प्लांट में इंटरनोड का या पेटियोल का इलोंगेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो आंसर बड़ा सिंपल सा है, इथाइलिन, आंसर इज द इथाइलिन। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक चीज याद हो जाना चाहिए था इतने दिनों में। ये बताओ, इन 5 हार्मोन में कौन सा हार्मोन मेल स्टेरॉयडल हार्मोन के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो सेक्स पे मेलनेस बढ़ाने का काम करेगा? 3 हार्मोन बच्चा लोग फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेलनेस लाएंगे प्लांट के अंदर, ऑक्सीन फीमेलनेस लाएगा, साइटोकाइनिन फीमेलनेस लाएगा, इथाइलिन फीमेलनेस लाएगा, मेलनेस लाता है, मेल कैरेक्टर लाएगा जिब्रेलिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड का जेंडर पे कोई रोल नहीं, जेंडर पे कोई रोल नहीं है कि मेल लाएगा फीमेल लाएंगे। चलिए ठीक है, अगर किसी प्लांट को बेटा ठंडा टेम्परेचर देना है, आपको मालूम है कि कोई प्लांट है वो फ्लावर तभी बनता है, बड से फ्लावर बेटा तभी बनता है जब उसे कुछ दिनों के लिए लो टेम्परेचर से गुजरना पड़ता है, तो प्लांट को कुछ दिनों के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? द प्लांट नीड
लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज नोन एज, उस क्या कहते हैं उसे इवेंट को क्या कहते हैं, एनसीईआरटी का टॉपिक ही है ये। तो सभी को याद है, आई थिंक सभी को याद है बेटा, वर्नालाइजेशन, वर्नालाइजेशन। चलो ठीक है, अब बताइए अगर आपके पास में बेटा लो टेम्परेचर है नहीं, वर्नालाइजेशन हो नहीं सकता, तो उसके जगह क्या दूसरा हार्मोन आप यूज कर सकते हो? क्या आप उसके जगह कोई दूसरा हार्मोन? नहीं जया सिंह, अगर वर्नालाइजेशन नहीं कर सकते, अगर आपके पास में लो ट्रीटमेंट नहीं बेटा, आप ठंडा टेम्परेचर नहीं दे सकते, तो आप वहां पास कुछ हार्मोन का छिड़काव कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा, जिब्रालिक एसिड कैन रिप्लेस वर्नालाइजेशन, क्वेश्चन ये रहेगा, विच हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नालाइजेशन? तो आंसर करके आइएगा जिब्रालिक एसिड। आंसर मैंने बताया था जिब्रालिक एसिड ना, जिब्रालिक एसिड वर्नालाइजेशन को रिप्लेस कर सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा शॉर्ट डे प्लांट है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट डे प्लांट है और मैंने बेटा उसमें जितना उसे क्रिटिकल डे लेंथ चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया। आपको मालूम है कि अगर जितना प्लांट को रिक्वायर्ड है ना, जितना प्लांट को लाइट चाहिए उसे कहते हैं क्रिटिकल डे लेंथ। अगर मैंने बच्चा उससे ज्यादा दिया तब फ्लावरिंग करेगा तो लॉन्ग डे प्लांट, और क्रिटिकल डे लेंथ से ना हमने कम लाइट दिया तब फ्लावरिंग करेगा तो इसे कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। तो प्लांट तीन तरह के, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। तो आपको एग्जाम में क्या याद करके जाना है? अपना कट ऑफ मार्क्स। आपको याद रखना है कि अगर आपने 600 प्लस मार्क्स नहीं लाया तो नीट क्वालिफाई नहीं करोगे। हाँ, इसलिए जो लॉन्ग डे प्लांट होता है क्रिटिकल डे लेंथ से अगर आप ज्यादा दोगे, आप बच्चा एग्जाम देने जा रहे हो नीट का, तो 600 से प्लस आएगा, एवब आएगा, तो आप एमबीबीएस कहलाओगे, तब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, डॉक्टर बनोगे। तो इसी तरह से लॉन्ग डे प्लांट है, अगर लाइट क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा दिया तब फ्लावरिंग करेंगे, तो इसी को कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। दूसरा, कोई ऐसा बच्चा है उसे 600 नंबर लाना ही नहीं, 600 नंबर नहीं लाएगा, फेल कर जाएगा, फेल कर जाएगा, फेल कर जाएगा तो घर वाले उसे घर से निकाल देंगे। तो बेटा यहां से वो चला जाएगा मुंबई, और मुंबई में बेटा एक्टिंग करेगा और शाहरुख खान बन जाएगा। तो वो शाहरुख खान कब बनेगा? शॉर्ट डे प्लांट एस फॉर शाहरुख खान, कब बनेगा शाहरुख खान? जब वो क्रिटिकल डे लेंथ से, कट ऑफ मार्क्स से कम नंबर लाएगा। 600 कट ऑफ है, तो क्रिटिकल डे लेंथ से कम लाओ, बिलो लाओ, तब तुम करोगे फ्लावरिंग। एवब लाओगे तो शाहरुख खान बनोगे नहीं, तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। शॉर्ट डे प्लांट का ये डिफिनीशन है। कब फ्लावरिंग करेगा? जब क्रिटिकल डे लेंथ से कम लाइट मिले। और लॉन्ग डे कब करेगा? क्रिटिकल डे से ज्यादा। और डे न्यूट्रल को कोई फर्क नहीं पड़ता, एवब दो, क्रिटिकल डे से ज्यादा दो, क्रिटिकल डे से कम दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा फ्लावरिंग करेगा। तो एनसीईआरटी में बेटा ये 3 फिगर है, और तुम्हारे एग्जाम पेपर में ढेर सारे क्वेश्चन है, उस पर ढेर सारे उस पर क्वेश्चन है, तो अच्छे से उसे करना है, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं करना। और तुम्हें एक एक चीज मैंने याद करा दिया बच्चे, तुम्हें मैंने एक एक कहानी याद करा दिया। मैंने बोला था कि देखो एनिमल के हार्मोन में आसान होता है, एनिमल हार्मोन बच्चा आसान होता है। जैसे एफएसएच क्या करेगा, थोड़ा पता है काम क्या होगा। इंसुलिन क्या करेगा, पता है। ग्लूकागॉन क्या करेगा, पता है बच्चा। टीएसएच क्या करेगा, तो थोड़े बहुत आइडिया तो हमें है ना, कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच क्या करेगा, तो हमें बेटा पता है। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, तो मिल्क बनाएगा, ये सब पता है। प्लांट वाले में प्रॉब्लम ये है ना, एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा, एनसीईआरटी का वर्ड है कि बहुत सारे काम जो है वो दो हार्मोन जब मिलते हैं बेटा तभी हो पाता है। एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, सिनर्जिस्टिक, दो हार्मोन मिलेंगे तभी वो फंक्शन हो पाए। जैसे तुम एक वर्ड पढ़ोगे ना, सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब टिश्यू का डेथ होना। तो जब इथाइलिन भी रहेगा और एब्सिसिक एसिड बेटा, दोनों सेनेसेंस को बढ़ाते, दोनों बढ़ाते। कुछ काम ऐसे हैं जहां पर बेटा दो हार्मोन एक दूसरे के उल्टा काम करते। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिब्रालिक एसिड सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है और एब्सिसिक एसिड घटाता है।
ये हो गया बेटा एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक एनसीईआरटी का तीसरा लाइन है कि हार्मोन बेटा कॉम्प्लीमेंटेरिटी करते। कहने का मतलब है कि ए से बी कोई एक हार्मोन लाया, यहां से ए से बी बना दिया, अब बी से सी बनाना है तो दूसरे हार्मोन का हेल्प लेना पड़ेगा। यही एक कॉम्प्लीमेंटेरिटी, कुछ काम तुम करो कुछ काम हम करेंगे, दोनों मिलेंगे तभी बच्चा ये सी नाम का प्रोडक्ट तक पहुंचेगा। इसलिए हार्मोन प्लांट वाले थोड़े से डिफिकल्ट माने जाते, और खासकर इथाइलिन। कभी ये बेटा लगेगा कि ये ग्रोथ इनिबिटर है और कभी लगेगा बेटा प्रमोटर है, लेकिन मेनली ये इनिबिटर की तरह ही काम करेगा। तो एक तो हार्मोन का एक एक चीज को अच्छे से याद रखना है बच्चे। मैंने नहीं बताया था क्या? ऑक्सीजन वाला कितने अच्छे से तुम्हें पूरा ट्रिक बता रखा है। अंटी ही अप्लाइड डर्ट ऑन द रूट बट पाइन फ्लावर्ड। इसे सारे क्वेश्चन बन जाते, इसे सारे क्वेश्चन बन गए। और आपको जिब्रेलिक एसिड में तो ऐसे रटा दिया था कि माल्टिंग करेगा, बोल्टिंग करेगा, ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज करेंगे। और बेटा शुगर केन, ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है, शुगर केन की पैदावार बढ़ाना है, जिब्रेलिक एसिड छिड़क दो, 20 टन्स पर एकड़ बच्चा लिखा है एनसीईआरटी में, बढ़ जाएगा। कोई फ्रूट जल्दी पक जा रहा है तो जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दो, वो देर से पकेगा, राइपनिंग को डिले कर देगा, जिससे वो तुम काफी दिनों तक उसे तोड़ करके बेच सकते हो, इंक्रीज मार्केटिंग पीरियड। इसी तरह से आपको बताया था फ्रूट के साइज को बढ़ाने में, एप्पल के साइज को बढ़ाने में, अंगूर का साइज को बढ़ाने में जिब्रेलिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से एक एक चीज याद कर लो ना, एकदम एनसीईआरटी का लाइन को समझो और याद कर लो, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, एक्स्ट्रा नहीं, जो एनसीईआरटी में लिखा है कम से कम वही तो याद करो। कि अभी तक 100 तरह के जिब्रेलिक एसिड पाए जा चुके हैं, लेकिन प्लांट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो जिब्रेलिक एसिड थर्ड है, इसी पे सबसे ज्यादा स्टडी भी हुआ है और सबसे ज्यादा काम यही करता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है ना। अब डिस्कवरी वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मान सकते हो बेटा डिस्कवरी वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कि किसे किसने ढूंढा, वो मान सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा लॉजिक बनाओ ना। कजन्स, कजन्स ने क्या ढूंढा था बताइए फटाफट, चलो पूछ लेता हूँ। कजन्स नाम के एक साइंटिस्ट एनसीईआरटी में, बताओ क्या ढूंढा था? कजन्स ने कोई हार्मोन वार्मोन ढूंढा है? तो तुम लोग क्या पढ़ रहे हो इतने दिनों से? चलो बताओ कजन्स ने कौन सा हार्मोन ढूंढा था? एनसीईआरटी का ही लाइन है, एनसीईआरटी खोलो दिखेगा। आंसर इज द इथाइलिन। कजन्स ने इथाइलिन ढूंढा, एफडब्ल्यू वेंट ने ऑक्सीजन ढूंढा, स्कूग एंड मिलर, स्कूग एंड मिलर ने साइटोकाइनिन पे काम किया, साइटोकाइनिन पे काम किया ना। और उसके एब्सिसिक एसिड में तो नाम ही नहीं साइंटिस्ट का, एब्सिसिक एसिड में तो साइंटिस्ट लोगों का नाम ही नहीं दे रखा है, तो टेंशन ही फ्री हो जाओ। हाँ जिब्रेलिक एसिड में याद रखिएगा ई कुरुसावा, कुरुसावा ने कोई बीमारी पे काम किया था जिसका नाम था बच्चा फुलिस सीडलिंग। हाँ जिसमें जो राइस प्लांट बेटा बहुत बड़े हो गए थे, पीले रंग के हो गए थे, एक्स्ट्रा टॉल हो गए थे, तो आप याद रखो ना धीरे धीरे। हाँ बैकेनी डिजीज या फुलिस सीडलिंग जिसे कहा था, तो इसी तरह से याद रखो चीजें को। हाँ बॉटनी है, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन चलेगा इस चैप्टर में तो चलेगा भाई। चलो अब वापस से हम लोग आ जाए और छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़े, और जल्द से जल्द 10 मिनट में हो जाएगा। ध्यान से सुनना, कोई प्लांट बच्चा सीड से ग्रो किया, देखो ध्यान से, पहले सीड है, सीड से वो जर्मिनेट किया, सीड है, सीड जर्मिनेट किया, जुवेनाइल स्टेज में जाएगा, फिर बेटा वो यंग स्टेज में जाएगा, यंग से फ्लावर वगैरह बना लेगा, मैच्योर स्टेज में जाएगा, और मैच्योर करने के बाद बेटा मरने लगेंगे, सेनेसेंस में जाएगा। यही है बच्चा, स्टार्टिंग से जर्मिनेशन से लेकर के मरने तक की कहानी एनसीईआरटी में कहता है बच्चा यही है डेवलपमेंट। एनसीईआरटी में एक टॉपिक है डेवलपमेंट। तो प्लांट का बनना, जर्मिनेट करेगा, सीडलिंग बनेंगे यानी कि प्लीम्यूल रेडिकल अभी ग्रो करना स्टार्ट करेगा, फिर बेटा जुवेनाइल स्टेज को आएंगे, यंग स्टेज आएगा, फ्लावर बनेगा, जब फ्लावर बनने लगेंगे तो उसे मैच्योर स्टेज कहते हैं। इस दौरान प्लांट में कई सारे चेंजेस आते हैं, प्लांट में बेटा कई तरह के चेंजेस आते हैं। तो कुछ प्लांट में ऐसा देखा गया है, कुछ प्लांट में बेटा ऐसा देखा गया है डेवलपमेंट के दौरान
डेवलपमेंट के दौरान अगर उनमें कुछ चेंजेस आपने लेते आए, जैसे वो जुवेनाइल स्टेज में था तो उसकी लीफ की पत्तियां बेटा अलग तरह की थी, लीफ की पत्तियां बेटा अलग तरह की थी। लेकिन जब वो मैच्योर स्टेज में हो गया बेटा तो लीफ की पत्तियां अलग तरह की हो गई। जैसे मैंने हमेशा एग्जांपल दिया बेटा, धनिया पत्ता, कभी धनिया पत्ता खरीदने जाओ ना, तो धनिया पत्ता जब खरीद करके लाओगे ना तो तुम्हें लगेगा कि जो तो दुकानदार है धनिया पत्ता दे दिया, लेकिन तुम्हें ठगने के लिए बच्चा कुछ घास वास डाल दिया, ग्रास वगैरह डाल दिया, कुछ ग्रास डाल दिया। और तुमने अगर बॉटनी नहीं पढ़ा है, तुम्हारे मम्मी ने बॉटनी नहीं पढ़ा है, पापा ने बॉटनी नहीं पढ़ा है, तो बोलेगा ये ठग दिया, ये क्या दे दिया भाई, तो ग्रास लेते आए, ग्रास लेते आया, तुम्हें तो धनिया पत्ता खरीदने के लिए बोला था। तो तुम बोलना ये ग्रास व्रास थोड़ी है रेड वाला, बॉटनी नहीं आता आपको, ये ग्रास थोड़ी है, ये भी धनिया का पत्ता ही है। लेकिन ये जो पत्ता है ये जुवेनाइल स्टेज का है, जब यंग फॉर्म में था तो उसको बेटा अलग तरह की रिक्वायरमेंट थी, तो लीफ अलग बनाया। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो गया तो उसमें रिक्वायरमेंट अलग तरह का था, तो उसने लीफ के साइज को अलग, शेप को अलग बनाया। इसी को वर्ड को कहते बेटा हेट्रोफिली। डेवलपमेंट के दौरान उसने अलग अलग शेप के लीफ बनाए, इसी को वर्ड एनसीईआरटी कहता है बेटा हेट्रोफिली। और तुम्हारे जो संडे को पेपर होगा तो हेट्रोफिली से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम्पल बताइए, राइट द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोफिली। आप लिखिएगा 4 है, एनसीईआरटी में बेटा 4 है, रट्टा मार लेना है। फिगर भी एनसीईआरटी ने बनाया है, ध्यान से सुनिए। एक नाम होगा बेटा कॉटन, सी फॉर कॉटन, और बताइए किसी को याद है? ठीक है, कॉटन है। एक है बेटा लक्स पर है, लक्स पर है, और किसी को है याद है? मुझे तो भूल गया हूं भाई ना। वहां पास बच्चा और भी प्लांट का, कोरिएंडर, धनिया पत्ता, यही तो मैं भूल गया भाई, कोरिएंडर, यही तो मैं तुम्हें समझा, कोरिएंडर ना। और एनसीईआरटी में एक बेटा है वर्ड बटर कप, एनसीईआरटी में एक वर्ड मिलेगा बटर, बटर कप। तो ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना। ये जो बेटा कॉटन है, कोरिएंडर है, धनिया का पत्ता है, लक्स पर है, ये सब बच्चा जब जुवेनाइल स्टेज में होते हैं अलग लीफ, और बच्चा जब ओल्ड हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं तो अलग लीफ। इसे कहते हैं बच्चा डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। लाइफ में डेवलपमेंट के दौरान अलग अलग तरह का लीफ बनाया, जरूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग बने। लेकिन बटर कप का कॉन्सेप्ट अलग है। बटर कप में ये बच्चा कि जब वो रहेगा मिट्टी पे, जब वो रहेगा मिट्टी पे, तो मिट्टी में जब रहेगा तो उसके लीफ बेटा डाइसेक्टेड होंगे या बेटा बड़े होंगे, बड़े होंगे, इस तरह के ब्रॉड लीफ वाला होगा। जब मिट्टी में अलग हैबिट में है तो लीफ ब्रॉड है, मोटे हैं, बड़े हैं। लेकिन वही प्लांट अगर पानी में रहता है, पानी के अंदर रहता है, तो लीफ के बेटा डाइसेक्टेड होंगे। सर क्यों? क्योंकि पानी में बच्चा जब पानी का बहुत तेज होगा और ब्रॉड लीफ होंगे, बड़े लीफ होंगे, तो फटने के डर है। इसलिए वही प्लांट जब पानी के अंदर रहता है तो लीफ अलग शेप का बनाता। वही प्लांट जब पानी के बाहर किसी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मिट्टी में रहता है, तो उसके लीफ अलग शेप के होते हैं। तो ये भी बेटा हेट्रोफिली है, लेकिन इसे कहते हैं इकोलॉजिकल हेट्रोफिली। इसे कहते हैं इकोलॉजिकल हेट्रोफिली। सर इकोलॉजिकल क्यों? अलग अलग हैबिटेट में, मिट्टी में अलग तरह का, पानी के अंदर अलग तरह का। पानी में बहाव है, फट सकता है लीफ, तो वो अलग बनाया। पानी के अंदर भी रहता है ये प्लांट, और जब पानी के बाहर रहेगा तो अलग शेप का रहेगा। तो इसे कहेंगे इकोलॉजिकल हेट्रोफिली। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको है, एनसीईआरटी में लिखा है बटर कप, बटर कप। लेकिन कोरिएंडर, लक्स पर और कॉटन में क्या बताया? इनके अंदर भी हेट्रोफिली है, लेकिन लाइफ में डेवलपमेंट के दौरान यंग में अलग, मैच्योर में अलग। तो इन्हें मैं कहूंगा डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। एनसीईआरटी में बेटा फिगर है, और अगर एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है तो समझो तुम्हारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि एनसीईआरटी में बेटा एक पेज फिगर बनाना,
कोई मजाक की बात तो नहीं होगी। एनसीईआरटी में एक पेज बेटा ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया है और बहुत ही आसान सा है। सर ऐसे क्यों कर लेते हैं प्लांट? प्लांट के अंदर ये एबिलिटी कैसे आ गई? सारे प्लांट तो नहीं करते, नहीं सब भी प्लांट को जरूरत भी नहीं। कुछ प्लांट को डेवलपमेंट के दौरान अलग अलग तरह के लीफ की बनाने की जरूरत पड़ जाती है। इस प्रोसेस को बेटा प्लांट क्यों बना पाता है, इस इवेंट को कहते हैं बेटा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक से याद कर लो, प्लास्टिक से वर्ड याद कर लो। प्लास्टिक को आप बेटा अलग अलग शेप दे सकते हो। तो प्लांट के अंदर में एक क्या है बच्चा, एक इवेंट है प्लास्टिसिटी, जिसके चलते वो अलग अलग लीफ बना सकता है। वही प्लांट अलग अलग तरह के शेप का लीफ बना सकता है ड्यू टू द प्लास्टिसिटी। याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी प्लांट नहीं करेंगे, सभी प्लांट बेटा सीड आया, जर्मिनेट किया, यंग बने, मैच्योर हुआ, मर गए, हो गया। लेकिन कुछ प्लांट इस दौरान में थोड़े से अपने अंदर में चेंजेस लाने की एबिलिटी रखते हैं। इसी बेटा इवेंट को हम लोग प्लास्टिसिटी कहेंगे, जिससे हमें हेट्रोफिली वर्ड दिखता है। बोले ठीक है सर, चलो ये याद हो गया। सेकेंड चीज ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी में जब तुम देखोगे तो वहां पर बच्चा आपको दो तरह का ग्रोथ पैटर्न दिखाया गया, बहुत ही आसान है। उतना ज्यादा फिजिक्स विजिक्स वाला ग्राफ में मत फंसो, सिंपल जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। एक को लिखा है बेटा अरिथमेटिक, ये सेल है, मेरिस्टेमेटिक। देखो पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, एनाटॉमी में जब मैं बताऊंगा तो एकदम क्लियर करूंगा कि प्लांट के अंदर में दो तरह के ही टिश्यू पाए जाते हैं। जहां भी लाइफ में बेटा आ गया मेरिस्टेमेटिक, जहां भी बेटा लाइफ में आ गया मेरिस्टेमेटिक, उसका बेटा लाइफ में एक ही मोटो है, उसका लाइफ में बेटा एक ही मोटो है, डिवाइड करना। डिवाइड करना, नया सेल बनाना और उसका साइज बढ़ाना, मोटापा बढ़ाना, ग्रोथ देना। तो पूरे प्लांट के अंदर में केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल है बस वही डिवाइड कर सकते हैं, और जहां भी आगे बेटा परमानेंट वगैरह वो सब डिवाइड नहीं करते हैं। तो प्लांट के अंदर में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां है। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से एकदम सीखो। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करने के दो अलग अलग तरीके। तरीका नंबर 1 जिसे कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा बेटा अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक है। और एक एनसीईआरटी ने लिखा है जियोमेट्रिक। एकदम आसान है, एनसीईआरटी में एक पेज समझ रहे हो, और कहानी बेटा 1 मिनट की है। सर क्या है अरिथमेटिक? अरिथमेटिक कहता है कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, उसमें से एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल में ही रह जाएगा, यानी डिवाइडिंग सेल में ही रह जाएगा, और एक सेल बेटा नॉन डिवाइडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 से 2 बने, एक ने अपने अंदर चेंजेस लेते आया, फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, और बोला हम अब डिवाइड नहीं करेंगे, हम परमानेंट सेल बनने वाले हैं, हम अब डिवाइड नहीं करेंगे। और दूसरा बोला नहीं नहीं, हम अभी डिवीजन की एबिलिटी रखेंगे। तो 1 से 2 सेल बना, एक ने डिवीजन की एबिलिटी को मेंटेन रखा और एक ने डिवीजन की एबिलिटी को छोड़ दिया, तो 1 से 2 सेल हो गए। अब सोचिए ये सेल के अंदर क्या एबिलिटी है, डिवाइड करने की। तो फिर से ये डिवाइड करेगा, एक सेल डिवाइडिंग और एक सेल बेटा नॉन डिवाइडिंग, और पहले से ये वाला सेल था नॉन डिवाइडिंग। तो सोचिए, अब कहानी को सोचिए थोड़ा दिमाग लगा करके। पहले एक सेल था, अब हो गए 2 सेल, अब हो गए बेटा 3 सेल। अब क्या होगा सोचिए, फिर से ये डिवाइडिंग सेल बोलेगा कि मैं डिवाइड करूंगा, एक डिवीजन की एबिलिटी को मेंटेन रखेगा और एक डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देगा, और पुराने वाले ये सेल, पुराने वाले ये सेल। तो इसी तरह से अगर ग्रोथ आपको दिखे बच्चा, इसी तरह से आपको ग्रोथ दिखे, इसी तरह से अगर आपको ग्रोथ दिख रहा है तो ध्यान से देखिए क्या हुआ। स्टार्टिंग से पहले एक सेल था, 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गए, 5 से 6 होते जाएंगे। तो इसी तरह के पैटर्न को कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ यही होता है, एक से सेल डिवाइड करेगा, 2 सेल बनेंगे, एक डिवीजन की एबिलिटी को मेंटेन रखेगा, दूसरा डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देगा, बोलेगा हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है,
ज्योमेट्रिक में ऐसा नहीं होता। ज्योमेट्रिक में एक सेल डिवाइड करके दो सेल बने और दोनों में डिवीजन की एबिलिटी मेंटेन है, दोनों में डिवीजन की एबिलिटी मेंटेन है, तो एक से दो बने। अब देखिए इससे दो बने, दोनों में डिवीजन की एबिलिटी मेंटेन, दोनों में डिवीजन की एबिलिटी मेंटेन, तो अब कितने सेल हो गए सर? 4 सेल हो गए। अब फिर से ये सेल फिर से डिवाइड करेगा दो सेल, दोनों में डिवीजन की एबिलिटी मेंटेन, दोनों में डिवीजन की एबिलिटी मेंटेन, तो अब कितने हो गए सर? 8 हो गए। तो अगर सेल ये पैटर्न को फॉलो करे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बन रहे, देख लो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बन जाएंगे। तो अगर इस पैटर्न को फॉलो करेगा तो उसे कहेंगे ज्योमेट्रिक। उसे क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक। तो दोनों में डिफरेंस एकदम कान खोल करके सुन लो। अरिथमेटिक में जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिवाइड करेगा, एक डिवीजन के एबिलिटी को मेंटेन रखेगा और दूसरा डिवीजन के एबिलिटी को छोड़ देगा। ज्योमेट्रिक में 1 से 2 सेल बनेंगे, दोनों सेल डिवीजन के एबिलिटी को मेंटेन रखेंगे, यही दोनों में डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है, यहां से देखो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बन रहे हैं, यानी यहां पास रेट फास्ट होगा, यहां रेट फास्ट होगा। तो ये इम्ब्रियो बनने के दौरान में ऐसा दिखने को मिलेगा, इम्ब्रियो बनने के दौरान ऐसा मिलेगा, क्योंकि इम्ब्रियो को फटाफट नया रेडिकल, प्लीम्यूल, नए बेटा प्लांट बनाने हैं, तो उस टाइम प्लांट इस रूल को फॉलो करेगा, ज्योमेट्रिक को फॉलो करेगा। तो आपके एनसीईआरटी टीम ने इसके ऊपर में ग्राफ भी बनाया है, और ज्यादा ग्राफ के चक्कर में फंसना नहीं, ज्यादा आपको ग्राफ के चक्कर में फंसना नहीं। एनसीईआरटी में दिया है बच्चा कि एक मान लो कि आपने कोई रूट को जाके देखो, मिट्टी में जाओ और रूट के लेंथ को देखिए, तो मान लो अभी बच्चा उसका 5 सेंटीमीटर था, यानी इनिशियल साइज था एल नॉट 5 सेंटीमीटर। अब एक हफ्ते के बाद जाइए, एक हफ्ते के बाद जाइए आफ्टर टाइम टी, तो वो हो जाएगा एल टी आफ्टर टाइम टी। इसलिए तुम ग्राफ में देखना बच्चा, यहां से बनाया गया है, यहां से बनाया गया है, यहां से नहीं बना दिया एनसीईआरटी ने। सर क्यों? क्योंकि पहले इनिशियल लेंथ कुछ तो होगा, जीरो कैसे हो सकता है? तुम किसी का लंबाई नाप रहे हो तो जीरो थोड़ी ना होगा, 5 मीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 मिलीमीटर, कुछ तो होंगे। अब ये जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन आएगा तो वो बच्चा कांस्टेंट डिवाइड करते जाएंगे, लंबाई कांस्टेंटली बढ़ते जाएगी। तो यहां पास एनसीईआरटी ने दिया है एल टी इक्वल टू एल नॉट ई टू पावर आर टी। तो यहां पर से आपको कभी कभी, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, नीट के एग्जाम में ऐसा हुआ नहीं है, न्यूमेरिकल्स आ सकते, न्यूमेरिकल्स आ सकते। आपको दिया रहेगा एल नॉट कितना है, 5 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी दिया रहेगा। ई का वैल्यू आपको लॉग वाला पता है, ई, आर दे रखा होगा रेट, और टी फॉर द टाइम। तो आपसे पूछा जाएगा फाइनल लेंथ बताइए, फाइनल लेंथ बताइए। तो ये केवल आप थोड़ा सा उसके फार्मूला को याद कर लीजिएगा, एल टी इक्वल टू यानी फाइनल लेंथ इक्वल टू एल नॉट प्लस ई टू पावर आर टी, यही है ना। तो एनसीईआरटी में अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो देख लो, और इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे नहीं गए, तो फटाफट जाओ एनसीईआरटी निकालो। और एनसीईआरटी में कहाँ है भाई, पेज नंबर बता दो मुझे भी। the page number is a 243, पेज नंबर इज द 2, एल नॉट ई टू पावर आरटी नहीं, केवल आरटी है बच्चा, केवल आरटी है, कोई एल नॉट, एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आरटी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ज्योमेट्रिक में देखो, ज्योमेट्रिक में तो थोड़ा फास्ट होगा। तो ज्योमेट्रिक वाला एनसीईआरटी बोलता है कि आपने क्लास 12th में ऐसा ग्राफ भी पढ़ा है, आपने क्लास 12th में इस तरह का ग्राफ भी फॉलो किया होगा, एनसीईआरटी में लिखा है। सर कहां? जब आप क्लास 12th में पढ़ते थे, हाँ, कि कैसे एक बेटा ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, नहीं पढ़ा था? जे शेप्ड का ग्राफ, एस शेप्ड का ग्राफ, ह्यूमन पॉपुलेशन वाला। तो वहां पर ऐसे ही तो होता था कि पहले जो साइज जो है पॉपुलेशन का नंबर जो है बेटा स्लोली बढ़ेगा, इसे कहते हैं लैग फेज।
बैक्टीरिया का ग्रोथ भी ऐसे ही होता है कि ये दूध ले लो, एक पतीले में बेटा दूध ले लो और उसके अंदर में दही का कुछ पार्ट, इनोकुलम डाल दो, दही का कुछ पार्ट डाल दीजिए। तो पहले बैक्टीरिया जाएगा, नंबर को नहीं बढ़ाएगा। ध्यान से सुनना, पहले बैक्टीरिया जाएगा, नंबर को नहीं बढ़ाएगा। पहले वहां बेटा अपने आप को एडजस्ट करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, इसे कहेंगे लैग फेज। क्या कहेंगे? लैग। एक बार वहां के कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लिया, एक बार वहां के कंडीशन में अडेप्ट कर लिया, तो वो बच्चा अब लगातार डिवाइड करेगा, इसी को कहेंगे लॉग फेज। लॉग फेज। लेकिन सर कब तक डिवाइड करेगा बैक्टीरिया? दूध के अंदर कब तक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डिवाइड करेगा? एक ना एक दिन न्यूट्रिएंट तो खत्म हो जाएंगे, और बेटा खूब सारा तुमने एसिड बना दिया है, इसी एसिड के चलते तुम्हारा डेथ भी होने लगेगा। तो कोई ना कोई टाइम तो आएगा कि जब तुम अपने ग्रोथ को रुक जाएगा, बच्चा रुक जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा स्टेशनरी फेज। ये हो जाएगा बेटा स्टेशनरी फेज। तो यहां पर हो गया लैग, और इसी को कहते हैं एनसीईआरटी बेटा लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। और यहां पर हो जाएगा स्टेशनरी, यहां पर आके रुक जाएगा ना। तो उसी तरह से ज्योमेट्रिक वाला ग्राफ भी फॉलो होता है। जिस तरह से एक बैक्टीरिया का आपने ग्रोथ मॉडल पढ़ा, एस शेप्ड का ग्राफ पढ़ा था क्लास 12th में, उसी तरह से ज्योमेट्रिक के अंदर में भी ग्रोथ होता है। तो एनसीईआरटी ने यहां पर बेटा WT करके बनाया, वेट। जैसे मान लो ये आम का, ठीक है, आम का एक फ्रूट है, इस हफ्ते उसका वेट ले लिया W0। एक हफ्ते के बाद में वेट कितना हो जाएगा? तो जो वेट होता है वो भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है, वो भी ज्योमेट्रिक को फॉलो करता है। तो क्या होगा? WT यानी फाइनल वेट, W0 e⁻RT, e⁻RT। तो दोनों में बच्चा यहां पर W वेट है, यानी कि जो फ्रूट का वेट है वो ज्योमेट्रिक को फॉलो करता है, और जो आपका रूट रूट का जो लंबाई है वो अरिथमेटिक वाले ग्रोथ को फॉलो करता है। हाँ, तो बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना होता है, आपको की पॉइंट पे केवल फोकस करना है जो एग्जाम पेपर में आएगा, अरिथमेटिक में कैसे होगा। तो बस एक लाइन याद रखिएगा, सेल, जो सेल डिवाइड करता है इस चैप्टर में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। डिवाइड करेगा एक सेल डिवाइडिंग और दूसरा सेल नॉन डिवाइडिंग, अरिथमेटिक। ज्योमेट्रिक में सेल डिवाइडिंग है, डिवाइड करके दो सेल बने, दोनों डिवाइडिंग है, ये हो गया ज्योमेट्रिक। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है ज्योमेट्रिक में ग्रोथ फास्ट होगा, ज्योमेट्रिक में ग्रोथ फास्ट होगा। इसलिए यहां पास के फॉर्मूला को WT e⁻RT करके, और यहां पास क्या है LT = L0 प्लस RT करके लिखा गया है। तो समझ लीजिएगा बस, आपको कभी कभी हो सकता है कि आपको ग्राफ भी पूछा जाए, यहां पर ऐसे बनेगा और यहां पर बेटा लैग, लॉग और स्टेशनरी बनेगा। तो आप ग्राफ कभी कभी पूछ सकते हैं कि किसका ग्राफ बना है, इसके अलावा कभी क्वेश्चन नहीं आया, कोई फार्मूला वार्मूला पुट उट करके आज तक नहीं पूछा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी में देखो एक वर्ड है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, AGR, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, और एक बच्चा रिलेटिव ग्रोथ रेट। बस ये न्यूमेरिकल्स आएंगे और एनसीईआरटी वाला ही आएगा। आज तक एनसीईआरटी से एवं न्यूमेरिकल नहीं आए, जो डाटा एनसीईआरटी में बस वही आएगा। ध्यान से सुनना, इस बार क्या पढ़ना है? ग्रोथ रेट। ग्रोथ क्या होता है? चेंज इन साइज, साइज में चेंज करना ग्रोथ। पर यूनिट टाइम ग्रोथ रेट हो गया। GR मतलब क्या? ग्रोथ रेट। तो ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी में बेटा एक लीफ बनाया है, आज जाइए, आज कितना है 31 दिसंबर है, और जाके लीफ के साइज को देखिए, तो ये है बच्चा आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। लीफ 31 दिसंबर को कितने है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसी प्लांट में बच्चा एक लीफ को देखा, वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। वो कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का।
यानी एक प्लांट में 2 पत्तियों को देखो, आज 31 दिसंबर के दिन देखना है, एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, एक 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, एक स्मॉल लीफ है, एक लार्ज लीफ है। अब क्या करना है, सिंपल जाइए, अगले हफ्ते उस साइज को फिर से देखिए, अगले हफ्ते यानी कि 5 जनवरी 6 जनवरी को चले जाना और फिर से बेटा साइज को देखिए, कुछ दिनों में ग्रोथ हुआ होगा। तो एक हफ्ते में कितना ग्रोथ हुआ, ये तो ग्रोथ रेट है। एक हफ्ते में उस लीफ का कितना साइज बढ़ा, ये तो ग्रोथ है। पर यूनिट टाइम ग्रोथ रेट निकल गया। तो हमने देखा बच्चा कि यहां पर हो गया 50 से हो गया बच्चा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। बड़े वाले लीफ को देखा तो यहां हो गया बच्चा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर एक हफ्ते के बाद। अब तुम्हें 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने, एकदम आसान है बच्चों वाला। पहला आएगा, आप इन दोनों लीफ का, ए का और बी का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालिए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालिए। ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कुछ नहीं होता बच्चा, कितना साइज बढ़ा, सब सिंपल। कितना साइज बढ़ा, एक हफ्ते में कितना साइज को गेन किया। तो बोलेगा सर आसान है, सर फाइनल सर देखो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इनिशियल सर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, ग्रोथ कितना हुआ, क्या बोलोगे। जब तुम एक हफ्ते के बाद जाओगे, 6 जनवरी को जाओगे, तो हम पूछेंगे कितना ग्रोथ हुआ, तो बोलेगा 6 जनवरी का जो साइज था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 31 दिसंबर का साइज था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ग्रोथ हुआ सर एक हफ्ते में, पर यूनिट टाइम में कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, आंसर इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कभी भी न्यूमेरिकल्स आएगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालने का, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख के आ जाइएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, हो गया बच्चा आंसर सॉल्व, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी ने आप पूछा बेटा रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालिए, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालिए दोनों लीफ का। ध्यान से सुनना, रिलेटिव ग्रोथ रेट कहता है बच्चा, पहले डिफिनीशन में जाओ, रिलेटिव ग्रोथ रेट है कितना ग्रोथ हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल कितना ग्रोथ हुआ, कंपेयर टू इनिशियल साइज, कंपेयर टू इनिशियल साइज इन टर्म ऑफ परसेंटेज। देखिए रिलेटिव ग्रोथ रेट कहता है कि साइज का कितना ग्रोथ हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल सर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रोथ हुआ, लेकिन फाइनल इनिशियल साइज के रिस्पेक्ट में, इनिशियल साइज 5 सेंटीमीटर था, इनटू बेटा परसेंटेज के टर्म में बता दीजिए, तो 5/5 इनटू हो गया 100, आंसर बेटा 100%, 100%। फिर से देखिए ना, जो बी लीफ है उसमें कितना ग्रोथ हुआ, ग्रोथ कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, सर फाइनल है 55 और इनिशियल है सर 50, फाइनल माइनस इनिशियल हो गया सर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्रोथ क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल साइज, इनिशियल साइज कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इन टर्म ऑफ परसेंटेज बता दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5/50 कितना होता है 10, 10 और यहां पर है 100, आंसर इज बेटा 10%। तो देखिए, तो दोनों लीफ का बच्चा, दोनों लीफ का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो इक्वल था, दोनों 5-5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गए, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट देखिए, जो लीफ बेटी छोटी थी उसमें देखिए ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट 100%, और जो छोटी लीफ थी वहां है 10%, वहां है बेटा 10%, वहां है बेटा 10%। तो एनसीईआरटी समझाने के लिए एक लाइन लिखता है, तो उस लाइन को समझाने के लिए मैं वापस से फिगर बना रहा हूं, वापस से बना रहा हूं, क्यों अगले बार डाटा चेंज कर दिया तो, और तुम लोग तो रट्टा मार के जाते हो कि सर इसका इतना, रट्टो मत। हमने 3 लीफ ले लिया, ए बी और सी, ध्यान से, ए का था 5,
बी है बेटा 50 और सी है बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 5। अगले हफ्ते फिर से जाइए, इसमें भी 5 बढ़ेगा तो 5 बढ़ेगा तो हो गया 10, इसमें भी 5 बढ़ेगा तो हो गया बेटा 55 55 और यहां भी बढ़ेगा बेटा तो हो जाएगा 105 105। अब आपको निकालना है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट AGR। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कुछ नहीं होता, कितना ग्रोथ किया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 5 5, 55 माइनस 55, 105, 105 माइनस 100, आंसर बेटा 5 हो गया। तीनों का सेम, तीनों का बेटा सेम है। अब एनसीईआरटी का लाइन सुनना ध्यान से सुनना। अब निकालो रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या आएगा बोलो, कैसे निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, कितना ग्रोथ हुआ यानी फाइनल माइनस इनिशियल विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल साइज इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो सर यहां पर 5/5 इंटू 100, सर यहां हो गया 100%, यहां कितना होगा बच्चा 100%, अभी निकाला था ना, कितना ग्रोथ हुआ विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल साइज इंटू 100, निकाल दिया 10%। ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी का लाइन मैं अभी रिपीट करने वाला हूं। यहां देखो 105 माइनस 100 यानी 5/100 इंटू 100। ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। अब एनसीईआरटी ये कहता है कि जैसे जैसे लीफ की साइज बढ़ रही है बच्चा, जैसे जैसे लीफ की साइज बढ़ रही है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो तीनों में सेम है, तीनों में बेटा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है, छोटी लीफ में, मीडियम लीफ में और बड़ी लीफ में। लेकिन जो लीफ बेटा छोटा है, रिलेटिव ग्रोथ रेट बेटा ज्यादा दिखता है। जो लीफ बेटा बड़ा है, ये बेटा मीडियम साइज का था 10% हुआ रिलेटिव ग्रोथ रेट। जो बेटा जितना बड़ा है रिलेटिव ग्रोथ रेट बेटा कम होता है। ये एनसीईआरटी में बेटा ये पॉइंट दिया है। तो नीट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये बताइए जैसे जैसे लीफ का साइज बढ़ता है, लीफ का साइज बढ़ रहा है, तो क्या एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सब में समान होगा, बोले हाँ समान होगा, सब में समान हो रहा है भाई, सब में 5-5 बढ़ रहे हैं। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट देखिए बेटा, रिलेटिव ग्रोथ रेट देखिए, तो जिसके पास में साइज कम था रिलेटिव ग्रोथ रेट ज्यादा दिखा, और जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है रिलेटिव ग्रोथ रेट घटते जा रहा है। ऐसे समझो बच्चा, तुम्हारे पास 1 रुपए था, तुम्हारे पास बेटा 1 रुपए थे, पापा ने 1 रुपए दिया, 2 रुपए हो गए, परसेंटेज बताओ। सर 100% बढ़ गया सर, पहले 1 रुपए थे, पापा ने 1 रुपए दिया, तो सर मेरा 100% नहीं बढ़ गया पैसा, एकदम बढ़ा। लेकिन बेटा तुम्हारे पास मान लो बेटा 10 रुपए थे, पापा ने 1 रुपए दिए, बोले पापा कौन सा आदमी है सर, ऑलरेडी मेरे पास 10 रुपए था, 10% ना बढ़ा सर, सर मेरे पास 10 रुपए था, पापा ने 1 ही रुपये दिया, तो कितना मेरे अंदर बढ़ा, 10% बढ़ा। और किसी के अंदर बेटा देखिए 100 रुपए थे, पापा ने 1 रुपए दिए बड़े भाई को, बड़ा भाई लगा क्या पापा पैसा वैसा देते नहीं है, पैसा बेटा सबको 1-1 रुपया मिला है। लेकिन बचपन में याद करो 1 रुपया मिलता बेटा तुम खुश रहते थे, बहुत पैसा मिल गया। लेकिन यहाँ बेटा 1% ही बढ़ा, 1% ही बढ़ा। और अंबानी को बेटा 1 रुपया दे दो, बोले भिखमंगा समझा है क्या, अंबानी को 1 रुपया दे दो बेटा, उसके पास 50,000 5 लाख करोड़ रुपए, तो समझो उसके लिए रिलेटिव ग्रोथ। तुम्हारे पास 1 ही रुपए है, 1 रुपया और डाल दिया, तुम तो बेटा बहुत खुश हो जाओगे। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, पढ़ लो, ये बेटा एनसीईआरटी का लाइन है और ध्यान से सीख लो इसको। एनसीईआरटी में देखो लिखा है पेज नंबर 244, पेज नंबर बच्चा 244 पे ये लाइन लिखा है, मैं पढ़ के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा बच्चा जो रिप्रेजेंट किया 244 में ना, पूरा पैराग्राफ इसी चीज के बारे में लिखता है, महाबेकार चीज आसान सा है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे से कोई कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। रिलेटिव ग्रोथ रेट में क्या करना है, आपका ग्रोथ कितना हुआ
इनिशियल के टर्म में विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज में बताना है इनिशियल साइज के रिस्पेक्ट में कितना ग्रोथ हुआ, रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट कुछ नहीं करना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो सब में सेम होगा। चलिए ठीक है, तो मेरे में से यहां तक बच्चा लोग कर ही लोगे, तो यहां तक गड़बड़ नहीं है। चलो एक और चीज सिखा रहा हूं, एक्चुअली में ये एनाटॉमी का पार्ट है। चलो एक और चीज सिखाता हूं तुम्हें, फटाफट निकालो पेज नंबर, फेज ऑफ ग्रोथ, पेज नंबर 241, 241 पेज नंबर, बहुत ही आसान सी कहानी बता रहा हूं। पेज नंबर 241 पे दिया बेटा फेज ऑफ ग्रोथ। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना, ये बेटा रूट का फिगर मैं बना रहा हूं, मॉर्फोलॉजी में फिर से बताऊंगा। रूट का फिगर जब बनेगा, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना, रूट, रूट के टिप पे बच्चा ध्यान से देखो, रूट के टिप पे स्पेशल सेल होता है, इसे कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम क्या करता है, डिवाइड करता है। रूट के टिप पे स्पेशल सेल होते हैं, सेल की गुच्छे को टिश्यू कहते हैं। तो यहां पर कौन सा टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेल का नाम मेरिस्टेम। ठीक है, अब देखिए ये बच्चा लगातार सेल डिवाइड करते रहता है, डिवाइड करते रहता है। इस सेल के अंदर बेटा 4 फीचर होते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, टिप के ऊपर में जो भी सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल है, इनके अंदर बेटा 4 फीचर होते। मैं तुम्हें एनाटॉमी में 10 बताऊंगा, चलो 4-5 अभी बताता हूं। यहां के जो सेल होंगे बेटा साइज में छोटे होंगे, और दे आर द कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, दे आर द कॉम्पैक्टली अरेंज, साइज में छोटे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, यानी दो सेल के बीच में खाली जगह नहीं दिखेगा, जिसे आप कहते हो इंटर सेलुलर स्पेस, ये खाली जगह बेटा नहीं मिलेगा। कॉम्पैक्टली अरेंज, अंदर में साइटोप्लाज्म डेंस होगा। क्यों, क्योंकि सेल को लगातार बच्चा डिवाइड करना है, लगातार सेल को डिवाइड करना है, तो अंदर में ढेर सारे प्रोटीन होंगे, एंजाइम होगा, एटीपी होंगे, तो साइटोप्लाज्म डेंस होगा। वैक्यूल बेटा छोटे होंगे या तो ना होंगे। सर क्यों, क्योंकि वैक्यूल में तो बेटा स्टोरेज किया जाता है खाने का, इस सेल को तो डिवाइड करना है, इस सेल को बेटा तो डिवाइड करना है, तो सेल को जब डिवाइड करना है तो स्टोर करके क्या करेगा, इसलिए वैक्यूल एब्सेंट या तो स्मॉल साइज की होंगे। न्यूक्लियस बेटा वेल डेवलप्ड होगा, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, क्योंकि सेल को लगातार डिवाइड करना है ना, तो ये बेटा, और सेल वॉल थिन होंगे, सेल वॉल थिन होगा क्योंकि केवल सेलुलोज का बना होगा, इसके अंदर में कोई लिग्नीन, पेक्टिन ये सब नहीं आएंगे, सेल वॉल थिन होगा। तो 5 फीचर याद हो गए। चलो फटाफट फिर से मैं बोलता हूं, फिर से मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। प्लांट के अंदर में स्पेशल सेल पाया जाता है जो डिवाइड कर सकते ना, इस टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे और सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल कहेंगे। ये सेल बेटा टिप पे पाए जाते हैं, या तो रूट के टिप पे होगा या तो स्टेम के टिप पे होगा। तो रूट के टिप पे है तो इसे कहेंगे बेटा रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रैम। यहां के सेल साइज में छोटे होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे, और बेटा खूब डिवाइड करना है, खूब डिवाइड करना है, एटीपी खूब चाहिए, एटीपी बेटा खूब चाहिए, तो ये ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया रखेंगे, उसी एटीपी की हेल्प से तो लगातार डिवाइड करते रहेंगे। अंदर में खूब प्रोटीन चाहिए, एंजाइम चाहिए, तो साइटोप्लाज्म डेंस होगा। सेल वॉल क्या होंगे बेटा, थिन होंगे। तो ये हो गया आपका फेज ऑफ सेल डिवीजन, ये बेटा पहला फेज है, फेज ऑफ सेल डिवीजन। यहां के सेल लगातार डिवाइड कर रहे। अब सेल बोर हो गया, सेल बोर हो गया, डिवाइड करते 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 लाखों बना लिया, तो कुछ सेल को बच्चा इलोंगेट कर दिया गया। ध्यान से सुनना, कुछ सेल को इलोंगेट कर दिया गया, लंबे कर दिए गए। तो यहां के सेल बेटा ध्यान से देखो, रेड वाला, इसे कहते हैं फेज ऑफ इलोंगेशन, फेज ऑफ इलोंगेशन। यहां के सेल थोड़े लंबे हो गए,
ये अब डिवाइड नहीं कर रहा है, ये बेटा लंबे हो गए। सर कैसे? इनके अंदर वैक्यूल पानी को लिया और स्ट्रेच कर दिया, वैक्यूल आ गए, तो ये कहलाएगा फेज ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि यहाँ के सेल लंबे हो चुके हैं। किससे बना है? तो ये सेल डिवीजन वाले। तो पहला फेज कौन सा है? फेज ऑफ सेल डिवीजन, लगातार सेल को डिवाइड करो। कुछ सेल बोर हो गया, बोर हो गया तो उसको लंबा कर दो। जो सेल वॉल है उसको स्ट्रेच करो, जो सेलुलोज के फाइबर है उसको स्ट्रेच करके लंबा कर दो, अंदर में वैक्यूल डाल दो, तो वैक्यूल डालने से अपने आप इलोंगेट हो जाएंगे। तो ये हो गया बेटा फेज ऑफ इलोंगेशन। अब सेल बेटा और मैच्योर करेगा। अब ध्यान से सुनना, ये रेड वाले सेल में से कुछ सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेंगे और वो कन्वर्ट हो गए बेटा इपीडर्मिस में। किस में कन्वर्ट हो गया? इपीडर्मिस में। बोलेगा कि नहीं मेरे अंदर में क्या होगा भाई, मेरे अंदर में अब प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, प्रॉपर फंक्शन करेंगे ना, तो उनके अंदर में बेटा एक प्रॉपर फंक्शन गेन कर लिया। क्या? कि हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन देना है। और कुछ बच्चा रूट हेयर बना लिया, जिससे वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो हो गया ना। इसी को कैसे? फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, अपने अंदर में स्पेशल फंक्शन लाना, स्पेशल स्ट्रक्चर लाना, स्पेशल कुछ काम करने वाला स्ट्रक्चर बन गया। कुछ सेल यहां पास बन गए बेटा कॉर्टेक्स में, कुछ बन गए इंडोडर्मिस, कुछ बन गए बच्चा जाइलम और फ्लोएम, कुछ बन गए बेटा जाइलम और फ्लोएम। तो ये जो पूरा फेज है ये कहलाता है फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, जहां के सेल प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर फंक्शन को गेन कर लिया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, तो ये कहलाएगा फेज ऑफ डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन। फेज ऑफ डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन, सिंपल। तो कोई भी सीड बटा सीड, ये सीड था, ये रेडिकल थे, ये प्लीम्यूल था, ध्यान से देखिएगा। तो ये रेडिकल के टिप पे होते थोड़े से बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यही ग्रो कर जाएगा, यही ग्रो कर जाएगा और बनाएगा, पहले सेल लगातार डिवाइड करते रहेंगे, तो ये हो गया फेज ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल बोर हो गया, लाखों सेल है तो कुछ सेल बोर हो गए, हम बोलेंगे हम अब इलोंगेट करके लंबा कर देंगे, लंबा कर देंगे, ले भाई लंबा कर दे, फेज ऑफ इलोंगेशन। फेज ऑफ इलोंगेशन के कुछ सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिए और इपीडर्मिस में, कोई कॉर्टेक्स में, कोई इंडोडर्मिस में, कोई जाइलम और फ्लोएम में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस 3 फेज में ही ग्रोथ देखने को मिलता है। चलो फटाफट पढ़ लो, फटाफट एनसीईआरटी निकालो और मैं ही पढ़ देता हूं, ठीक है। देखो लिखा है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग द रूट टिप। रूट टिप को दिखाते हुए एनसीईआरटी ने फिगर भी बनाया। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल, ये है ना एनसीईआरटी में, ये फिगर बनना है तो टेंशन मत लीजिए, ये है आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम जो लगातार डिवाइड हो रहा है, ठीक है। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स। इसी तरह बेटा शूट एपेक्स भी बनता है, हालांकि एनसीईआरटी ने नहीं बनाया, यहां भी सेल लगातार डिवाइड हो रहा है, ठीक है। द सेल इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, मैंने बोला था बेटा डेंस प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटीन खूब होंगे, एंजाइम खूब होंगे, एटीपी खूब होगा, तो डेंस दिखेगा, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है, possess large conspicuous nuclei। देखो एक मिनट ध्यान से सुनना, जो मैं वर्ड बोलूंगा, वर्ड यूज किया बेटा इन कॉन्स्पिकुअस। एनसीईआरटी में 3 बार बच्चा, 3 बार ये वर्ड यूज किया गया पूरे एनसीईआरटी में। जब आप एक वर्ड पढ़ोगे टेरिडोफाइट, क्या पढ़ोगे? टेरिडोफाइट, तो वहां पर एक वर्ड आएगा बच्चा प्रोथैलस, ब्लैक पॉइंट में, और एनसीईआरटी में लिखा है बेटा वो इनकॉन्स्पिकुअस नेचर का होता है। एनसीईआरटी का लाइन बेटा इनकॉन्स्पिकुअस नेचर का होता है, और यहां क्या लिखा है? कॉन्स्पिकुअस नेचर का है। ये होता क्या है सर? कॉन्स्पिकुअस मतलब वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होना।
कॉन्स्पिकुअस मतलब वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर का होना, इनकॉन्स्पिकुअस मतलब जो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर ना हो। तो आपको प्लांट किंगडम में इनकॉन्स्पिकुअस नेचर का एक वर्ड मिलेगा। जब आप एनाटॉमी पढ़िएगा, और एनाटॉमी में बेटा जब आप पढ़ोगे डाइकोट रूट, जब आप एनाटॉमी में पढ़ोगे डाइकोट रूट, तो वहां पर एनसीईआरटी एक वर्ड लिखेगा कि डाइकोट रूट में जो पिथ होता है लेस डेवलप्ड होता है, इनकॉन्स्पिकुअस नेचर का होता है। तो वर्ड को बेटा रिलेट करना सीखो। पढ़ यहां रहे हो, लेकिन चीजों को एनसीईआरटी से रिलेट करना सीखिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, कॉन्स्पिकुअस का मतलब वेल डेवलप्ड होना, इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब जो स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड ना हो। एनसीईआरटी में 2 बार इनकॉन्स्पिकुअस वर्ड मिलेगा आपको। एक जब आप टेरिडोफाइट में पढ़िएगा बच्चा प्रोथैलस के बारे में, अभी निकालिए और देखिए। और जब आप पढ़िएगा बच्चा एनाटॉमी में डाइकोट रूट के एनाटॉमी में ना, तो ये वर्ड आपको मिलेगा। चलो हम लोग देख ही लेते हैं, टेंशन किसी बात की है, मेन चीज है समझना। तो मुझे तो मिल गया भाई, पेज नंबर 36 सबसे लास्ट लाइन, एनसीईआरटी पेज नंबर 36 सबसे लास्ट लाइन। चलो किसे किसे मिला हैंड रेज करो तो। इनकॉन्स्पिकुअस मिला वर्ड, एनसीईआरटी पेज नंबर 36, देख लो देख लो, बहुत काम आने वाला है ये सब चीजें। और किसी को मिला? एनसीईआरटी पेज नंबर 36 आपको मिलेगा वर्ड इनकॉन्स्पिकुअस। और एनाटॉमी में मुझे जहां तक याद है मिलना चाहिए पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 पे है क्या? हाँ दिख गया। द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस, मिला पेज नंबर 91 पे। तो बेटा ऐसे ही रिलेट करो, ऐसे हवा में नहीं पढ़ा जाता है एनसीईआरटी, ये कुछ भी आया पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे। हाँ, चीजों को बेटा रिकॉल करो, हाँ कहीं पढ़ा था, रिलेट करो, तब मजा आएगा पढ़ने में। हाँ तब रिलेट करो, ऐसे थोड़ी ना सबको एनसीईआरटी याद हो जाता है। चलो ठीक है, तो हम लोग वापस से अपने वर्ड्स पे लौटे। तो कॉन्स्पिकुअस मतलब वेल डेवलप। तो यहां न्यूक्लियस मैंने क्या बोला था? दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। चले ठीक है। द सेल proximal to the मेरिस्मेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। अब बोलोगे सर ये प्रोक्सिमल वर्ड मतलब, प्रोक्सिमल मतलब नजदीक। बोले सर कहां से? तुम्हें 2 वर्ड मिलते हैं जूलॉजी में, डिस्टल, और एक वर्ड मिलता है प्रोक्सिमल। बोले सर कहां? अब पढ़ते हो बेटा पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल मतलब दूर, अरे डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर। ये नहीं था, ऐसा कुछ था बच्चा, ग्लोमेरुलस। अरे इतना जूलॉजी मुझे भी आता है। ठीक है, यहां देखो, जो बेटा नजदीक है इसे बेटा हम लोग कहेंगे प्रोक्सिमल, जो आई थिंक ये वाला ना, शायद शायद। और ये बेटा दूर वाला है तो इसे कहते हैं डिस्टल। तो एनसीईआरटी में अब क्या लिखा है? जो फेज ऑफ सेल डिवीजन है उससे नजदीक के तरफ है प्रोक्सिमल, और ये वाला बेटा अभी कहेगा डिस्टल पार्ट, जो दूर डिस्टल। तो देखो ये है बच्चा सेल डिवीजन वाला, जहां पर सेल लगातार डिवाइड कर रहा है, और मैच्यूरेशन वाला कौन सा जगह है? वो बेटा दूर है, तो वर्ड यूज करेगा डिस्टल। और जो पास है नजदीक है उसके लिए वर्ड एनसीईआरटी यूज करेगा प्रोक्सिमल। तो देख लीजिए, हाँ द सेल प्रोक्सिमल। अब एनसीईआरटी ने लिख भी दिया है कि तुम लोग जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप टू द मेरिस्मेटिक जोन, जहां पर मेरिस्मेटिक सेल है उससे जस्ट नजदीक वाला, रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन, इंक्रीज वैक्यूलेशन। सर ये वैक्यूलेशन क्या होता है? अरे सेल के अंदर में वैक्यूल बड़े बन गए, वैक्यूलेशन। सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। जो सेल था ना, ये देखो ये सेल था, इनके अंदर में नया सेल मटेरियल आ जाएगा तो क्या बेटा ये अब बड़े नहीं दिखेंगे, इलोंगेटेड नहीं दिखेंगे?
पहले 1 सेंटीमीटर का था, अब उसमें सेल वॉल मोटा सा बन गया। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? द न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सेल इन दिस फेज। तो नया सेल वॉल आ जाएगा तो सेल बड़े दिखने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट, फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स दैट इज द मोर प्रोक्सिमल, और दूर की तरफ, to the phase of elongation lies the portion of axis which is undergoes the phase of maturation। वहां के सेल अब मैच्योर हो रहे, मतलब the cell of this zone attain their maximum size। अब बेटा फिजियोलॉजिकल चेंज, स्ट्रक्चरली चेंज, एंड दे विल परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तीन काम, जैसे कॉर्टेक्स बनना है तो अपने सेल के अंदर चेंजेस लाएगा और खाने को स्टोर करना स्टार्ट करेगा। जाइलम बनना है तो बेटा उसको अपने सेल को मारना पड़ेगा, लिग्निन डालना पड़ेगा। अगर उसे बनना है क्या बेटा, फ्लोएम, तो उसके अंदर में क्या करना है बेटा, सीव ट्यूब है, न्यूक्लियस को हटाना पड़ेगा, और उसके अंदर में फूड को स्टोरेज करने के लिए कैपेसिटी चाहिए। तो यही चेंजेस है। क्या लिखा है, वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, मोस्ट ऑफ दिस टिश्यू एंड सेल टाइप यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 6। यानी कि वो कहता है बेटा एनाटॉमी में डिटेल से तुम पढ़ के आए होगे, तो हमने एनाटॉमी तो पढ़ा ही नहीं, तो जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल से करेंगे। चलो ठीक है, तो चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ, 4 प्लांट का नाम बताइए जो हेट्रोफिली शो करता है। 4 प्लांट का नाम बताइए जो हेट्रोफिली शो करता है। 4 ऐसे प्लांट का नाम जो हेट्रोफिली शो करता है, एकदम याद रहना है। कोरिएंडर, कॉटन, कॉटन और लक्सपर और बटरकप। तो बटरकप में स्पेशल एक लाइन लिख लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं है, आकाश का टेस्ट सीरीज बनाइएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। हाँ अब तो मुझे एक एक चीज याद आ गया। आकाश का टेस्ट सीरीज बनाओगे तो ये क्वेश्चन आएगा कि जो बटरकप है वो हेट्रोफिली है, लेकिन कौन सा, इकोलॉजिकल या डेवलपमेंटल। तो बटरकप अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग करता है, तो ये होगा बच्चा लोग कौन सा, इकोलॉजिकल हेट्रोफिली। कोरिएंडर, कोरिएंडर, कॉटन और लक्स पर ये डेवलपमेंट के दौरान ऐसा करता है, तो डेवलपमेंट हेट्रोफिली। क्यों, प्लांट के अंदर ऐसी क्या एबिलिटी है जिससे वो हेट्रोफिली शो कर सकता है? आंसर प्लास्टिसिटी, आंसर प्लास्टिसिटी है। चलो ठीक है, तो यानी तुम्हें याद हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, ये बताओ अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक, फास्ट ग्रोथ किस में दिखेगा, अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक? फटाफट बताओ, फास्ट कौन है, अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक? बहुत आसान है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ज्योमेट्रिक, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 अरिथमेटिक। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब बताओ, जैसे जैसे लीफ का साइज छोटा होते बड़ा होते जाएगा, जैसे जैसे लीफ का साइज बड़ा होते जाएगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा? एकदम आसान है। जैसे जैसे साइज, अरे बेटा तुमसे ज्यादा अंबानी के पास पैसा है ना, तो अंबानी में 5 रुपए डालो और तुम्हारे अकाउंट में 5 रुपए डाल ले, तो बताइए तो इनिशियल के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज ग्रोथ अंबानी को लगे? 0.0000 हुआ है। तो जैसे जैसे आप साइज को बढ़ाते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट घटता है, ठीक है, और एब्सोल्यूट सेम रहेगा। चलो ठीक है, एंड द लास्ट वन जो कि मैं बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा एनाटॉमी में, थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं, ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना। एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी से आ जाएगा तुम्हें, धोनी वाली कहानी सुना दूंगा यहाँ ना, बहुत सारे बच्चे को सुनाया धोनी वाली कहानी, फुटबॉलर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा धोनी। यहाँ देखो ध्यान से, ये सिंपल एक चीज बोल रहा हूं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो प्लांट के अंदर में 2 तरह के टिश्यू, जो डिवाइड करेगा मेरिस्टेमेटिक, डिवाइड नहीं करेगा परमानेंट, डिवाइड नहीं करेगा परमानेंट, 2 तरह के टिश्यू है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में आया कहां से? ध्यान से सुनना बच्चा,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में आया कहां से? तो बोले सर इम्ब्रियो से आया होगा। तो यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में इम्ब्रियो से आया, यानी जिस दिन प्लांट बना, रूट स्टेम लीफ बने बच्चा, जिस दिन एक प्लांट बना, यंग प्लांट बना ना, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसके अंदर में बाय बर्थ मौजूद था, उसी को हम लोग कहेंगे बच्चा प्राइमरी मेरिस्टेम। ध्यान से सुनना, इसके दो डिफिनेशन में दे रहा हूं। कोई भी बेटा नया प्लांट बना, देखो जाकर के, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में बाय बर्थ आया है, इसी को प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे। इसी को बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे। हो गया? या जिसे इम्ब्रियो ने दिया है, इम्ब्रियोस ने वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तुम्हें दिया, तो प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया। बोले ठीक है सर, कैसा होगा? नॉट ए डिवाइडिंग। कैसे बच्चा? डिवाइडिंग। लाइफ में एक ही काम है बच्चा, डिवाइड 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 एंड डिवाइड। बोलोगे सर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, स्टोरेज नहीं करेगा, सिक्रीशन नहीं करेगा, कोई काम नहीं करता, एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, केवल बेटा एक ही लाइफ का मोटो है, डिवाइड करना, डिवाइड करना। इसी प्राइमरी मेरिस्टेम ना डिवाइड किया, मास ऑफ सेल बना, उनमें से कुछ सेल बेटा, सभी सेल नहीं, डिवाइड किया, डिवाइड करने से 1 से 2, 2 से 4 बनते गए। तो कुछ सेल बेटा, कुछ सेल अपने अंदर में कुछ चेंजेस लाएंगे, अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाएंगे, अपने फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस लाएंगे, और वो अब नॉन डिवाइडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बच्चा अब नॉन डिवाइडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो डिवाइड नहीं करेगा। अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगा ना। ये बन जाएगा बच्चा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आपके एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से समझाया बेटा, बहुत अच्छे से, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। कोई बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, डिवाइड 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 डिवाइड, इनमें से कुछ सेल बेटा, कुछ सेल ये वाला अपने अंदर में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शन में, अपने फिजियोलॉजी में बेटा कुछ चेंजेस लाएगा। सर कैसे? जैसे ये सेल बच्चा, ये सेल अपने अंदर में चेंजेस ला रहा है, और ये बन गया बेटा गार्ड सेल। तो सोचो ना बेटा, गार्ड सेल बनने के लिए अंदर का सेल वॉल मोटा होना चाहिए, बाहर का सेल वॉल पतला होना चाहिए। क्या बेटा चेंजेस नहीं हो रहा है? अंदर में सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल आ जाएंगे, क्या बेटा चेंजेस नहीं हो रहा है? उसके अंदर में बच्चा क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, क्या बेटा चेंजेस नहीं हो रहा है? यही सेल बच्चा, ध्यान से देखो फिर से, ये सेल डिवाइडिंग सेल था, लेकिन ये सेल अपने अंदर में चेंजेस लाया, और ये बन गया बेटा ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स वेसल्स याद है ना? तो ट्रैकीड्स बन गए, पानी ले जाने वाले। तो अपने अंदर में क्या लेगा? लिग्निन का डिपोजिशन, अंदर में प्रोटोप्लाज्म खत्म, इलास्टिक हो जाएगा। यही चेंजेस की बात कर रहा है बच्चा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। जैसे पैरेन्काइमा बन गया, जैसे कॉलेनकाइमा बन गया, जैसे गार्ड सेल बन गए, जैसे जाइलम बन गया, जैसे फ्लोएम बन गए। वो डिवाइड नहीं करते, जाइलम फ्लोएम डिवाइड नहीं करता, पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा डिवाइड नहीं करते। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को गेन कर चुके हैं, वो एक प्रॉपर फिजियोलॉजी को फॉलो करते हैं ना। तो इस ये अब कैसा हो गया? नॉन डिवाइडिंग। ये कैसा हो गया बच्चा? नॉन डिवाइडिंग। तो अब समझ में आया डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं? डिफरेंशिएशन बच्चा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डिवाइडिंग सेल अपने अंदर में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शन में, अपने फिजियोलॉजी में चेंजेस लाता है, और वो नॉन डिवाइडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर है, वो काम करेगा बच्चा। जैसे गार्ड सेल है तो स्टोमाटा के खुलने बंद होने में, मीजोफिल सेल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, सीव ट्यूब है तो फूड को ले जाएगा,
ट्रैकिड से पानी को ले जाएगा, तो वो सेल का बनना, प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आ गया समझ में? बन गया कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, आपके बन गए बेटा ट्रैकिड्स, आपके बन गए क्या, गार्ड सेल। लेकिन प्लांट के अंदर एक एबिलिटी है, प्लांट के अंदर बेटा एक एबिलिटी है, जब प्लांट को बेटा जरूरत पड़ा, प्लांट को बेटा जब जरूरत पड़ा, इस नॉन डिवाइडिंग सेल को बच्चा, नॉन डिवाइडिंग सेल को, परमानेंट टिश्यू को बोलता है कि अब तू डिवाइड कर। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो है उसके पास बेटा डिवाइड, लेकिन बोलता है कि अब मेरे से सारा डिवीजन नहीं हो सकता, मैं खुद से सारा डिवाइड नहीं कर सकता अब मैं। तो वो क्या करेगा, जो नॉन डिवाइडिंग है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, उसे बोलेगा अपने अंदर में जो स्पेशल स्ट्रक्चर था ना उसे छोड़ दे, स्पेशल फिजियोलॉजी था छोड़ दे, स्पेशल फंक्शन था छोड़ दे, और लौट आ बच्चा, लौट आ, मेरिस्टेम वापस से बन जा। इसी को कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये बाई बर्थ नहीं था बच्चा, ये बाई बर्थ प्लांट में नहीं थे। ये प्लांट ने जब प्लांट मैच्योर हो गया तो उसके पैरेन्काइमा को बोला, ए भाई अब डिवाइड करना है, आजा इधर आजा लौट के ना। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। अपने एबिलिटी को लूज कर देना, डी का मतलब होता है विदाउट, डिफरेंशिएशन मतलब स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल फिजियोलॉजी को गेन करना। तो डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, उस स्पेशल एबिलिटी को छोड़ देना, डी डिफरेंशिएशन। और वो अब फिर से डिवाइडिंग में, फिर से बच्चा वो डिवाइडिंग में कन्वर्ट हो गया ना, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। सर एग्जांपल, जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे कि बच्चा कुछ कॉर कैम्बियम बन जाते हैं, कॉर कैम्बियम बन जाते हैं ना, कुछ होते हैं पैरेन्काइमा वही कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर कैम्बियम में, कुछ होते हैं बच्चा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, रट्टा मत मारना, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, भूल जाओ, कुछ होता है बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, भूल जाओ। सर ये क्या करेगा, कॉर कैम्बियम बन गया सर, और ये इंटरफेसिकुलर, क्या आपने कुछ बोला डिफिकल्ट वर्ड, करता है क्या है, इसे बोला प्लांट ने भैया डिवाइड करना है, अब फिर से तुम्हें डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट कर दिया गया है, अब डिवाइड करो। सर डिवाइड करके क्या करेगा, मास ऑफ सेल, 1 से 2, 2 से 4, फिर से डिवाइड करो, और उनमें से कुछ सेल बेटा, सभी सेल नहीं, उनमें से कुछ सेल वापस से बच्चा, वापस से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को, एक प्रॉपर फंक्शन को वापस से गेन कर लेंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। वापस से डिफरेंशिएट होना, वापस से प्रॉपर फंक्शन वाले, स्ट्रक्चर वाले टिश्यू में बनना, रीडिफरेंशिएशन। और ऐसे टिश्यूज को आप कहिएगा बच्चा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कौन होता है, तो मैं एनाटॉमी बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, एनाटॉमी बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, यहां पर ट्रिक्स दे देता हूं, यहां पर ट्रिक्स दे देता हूं। जहां भी लाइफ में बेटा सेकेंडरी वर्ड आए, सेकेंडरी कॉर्टेक्स वर्ड आ जाए, वर्ड आ जाए सेकेंडरी मेडुलरी रे, सेकेंडरी मेडुलरी रे, वर्ड आ जाए सेकेंडरी जाइलम, वर्ड आ जाए सेकेंडरी फ्लोएम, अरे सेकेंडरी वर्ड तो लिखा हुआ है, यानी वो रीडिफरेंशिएशन से बने हैं, रीडिफरेंशिएशन से बना है। तो जहां भी आपको पूरे लाइफ में सेकेंडरी वर्ड मिल जाए, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम वर्ड, सेकेंडरी कॉर्टेक्स वर्ड, सेकेंडरी मेडुलरी रे, ये सारे के सारे रीडिफरेंशिएशन से बने हैं। अब फटाफट में समराइज करा देता हूं, फटाफट में समराइज करा देता हूं, ध्यान से देखना, एक कहानी से सुना देता हूं। कहानी यह है कि मान लो, एक मिनट कहानी से सुनाता हूं, तुम लोगों को बेटा कहानी ही पसंद है। यहां देखो, ध्यान से देखो, मान लो बच्चा कि यहां पास बहुत सारे बच्चे थे,
ना रांची में बहुत सारे बच्चे थे, आवारा थे। दिन भर बेटा इधर उधर घूमना फिरना यही सब करते थे। आवारा बच्चे थे, आवारा गर्दी करते थे। कहाँ? रांची में। उनका नाम था बच्चा प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम। रांची में बहुत सारे आवारा बच्चे थे। दिन भर बेटा आवारा गर्दी करते थे, इधर उधर घूमते थे ना। प्रॉपर कोई काम है, कोई नौकरी वाकरी नहीं, ऐसे ही घूम रहे। ना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर, ना कोई प्रॉपर फंक्शन, कुछ नहीं। अब उनमें से एक बच्चे को बोला गया कि चल बेटा तुझे मैं ट्रेनिंग देता हूं, तुझे बेटा विकेट कीपिंग सिखाता हूं, बैटिंग सिखाता हूं ना, तेरे अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग देने का काम बेटा नाम है डिफरेंशिएशन। इस ट्रेनिंग देने का नाम है बेटा डिफरेंशिएशन। और वो बच्चा एक बहुत अच्छा विकेट कीपर एंड बैट्समैन बन गया, जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो क्या बेटा महेंद्र सिंह धोनी ऐसे ही आवारा गर्दी में बन गया, ऐसे ही आवारा की तरह घूम रहा था? नहीं, उसके अंदर में हमने ट्रेनिंग दिया, उसे विकेट कीपिंग सिखाया, प्लेयर में कन्वर्ट किया, और वो बच्चा एक इंडियन टीम में विकेट कीपर के तौर पे आ गया, कैप्टन भी बन गया। इस प्रोसेस वो बेटा मेरे सिस्टमैटिक हो। जो 5 साल के लिए एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे, रोजाना तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। 1 मिनट, आवाज आ रही है? हाँ चलो ठीक है। तुम बच्चा जो एमबीबीएस 5 साल जो पढ़ोगे ना, यही डिफरेंशिएशन है। रोजाना बेटा नया नया ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे सर्जरी करना है, कैसे मेडिसिन याद करना है, यही बच्चा डिफरेंशिएशन है। और तुम एक डॉक्टर में कन्वर्ट हो जाओगे। तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी बच्चा यहाँ एक विकेट कीपर बन के इंडियन टीम में आ गया, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। तो ठीक है। अब महेंद्र सिंह धोनी को लगता है बच्चा ये विकेट कीपिंग में क्या रखा है भाई, विकेट कीपिंग में तो कुछ रखा नहीं है, भूल गया। इंडिया टीम में था बेटा, मस्त खेला 5-6 साल, अब उसे लग रहा है क्या खेलना है भाई। तो अब अपने एबिलिटी को लूज कर देना, अपने एबिलिटी को बेटा लूज कर देना, भूल गया वो। विकेट कीपिंग ट्रेनिंग छोड़ दिया, वापस से बेटा वो चला गया रांची, और फिर से बच्चा वहां जाकर के आवारागर्दी स्टार्ट कर दिया। ना प्रॉपर कोई काम, ना प्रॉपर कोई धंधा, इसी को कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। बस आवारागर्दी, बस दिन भर घूम रहा है, छोड़ दिया इंडियन टीम, अब चला गया वहां पर, वापस से आवारागर्दी स्टार्ट कर दिया। हाँ, जैसे तुम डॉक्टर बन गए बेटा, एक डॉक्टर की पहचान है, एक प्रॉपर उसके अंदर स्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है, प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुकी है, और तुम्हें लगे ए डॉक्टर में तो कुछ बना होना नहीं है यार, क्या करे, तो फिर से बच्चा तुम क्लास 10th में एडमिशन ले लो, फिर से आईआईटी के बाद में हम आईआईटी मुंबई में जाके पढ़ेंगे और इंजीनियर बनेंगे, एरोनॉटिक्स बनेंगे। तो तुमने डॉक्टर वाली पढ़ाई को छोड़ करके वापस से 10th में एडमिशन ले लिया। यही है बेटा अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर डॉक्टर गिरी को छोड़ना, डी डिफरेंशिएशन। डॉक्टर बनना, डॉक्टर का ट्रेनिंग डिफरेंशिएशन, डॉक्टर गिरी छोड़ देना, भूल गए, डी डिफरेंशिएशन। तो महेंद्र सिंह धोनी बच्चा आवारागर्दी। अब धोनी को पता चला, फिर से ट्रेनिंग लेते हैं ना, फिर से ट्रेनिंग लेते हैं, इस बार फुटबॉलर बनेंगे, फुटबॉलर में सुनते ज्यादा पैसा है, तो उसने बेटा फिर से ट्रेनिंग ली, फिर से अपने अंदर में एबिलिटी को चेंज किया, जैसा फुटबॉलर का बॉडी चाहिए, जैसा ट्रेनिंग चाहिए, तो अब बेटा वापस से ट्रेनिंग लेना, वापस से स्ट्रक्चर में डेवलप होना, रीडिफरेंशिएशन, और महेंद्र सिंह फुटबॉलर बन गया। तो स्पेशल स्ट्रक्चर बनना डिफरेंशिएशन, क्रिकेटर बनना स्पेशल चीज डिफरेंशिएशन, क्रिकेट को भूल जाना डी डिफरेंशिएशन, वापस से फुटबॉलर बनना रीडिफरेंशिएशन। जैसे तुम अभी जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो, अपने आप को मान लो तुम प्राइमरी मेरिस्टेम हो, तुम प्राइमरी मेरिस्टेम हो, 5 साल का एमबीबीएस कोर्स ट्रेनिंग, तो बनोगे डॉक्टर, ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी परमानेंट। अब इसे छोड़ दिया
ना, छोड़ दिया भाई नहीं करेंगे जाओ, छोड़ करके फिर वे बेकार आदमी बन गए, 10th में एडमिशन ले लिया ना। एबिलिटी को छोड़ना, डी डिफरेंशिएशन। और उसके बाद में बच्चा अब आईआईटी में एडमिशन लेना, फिर से 12th दो, आईआईटी टॉप मारो, आईआईटी कॉलेज में जाओ, वहां से प्रॉपर फिर से ट्रेनिंग लेना कि एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनना है, तो स्पेशल एबिलिटी फिर से आना। प्रोसेस का नाम रीडिफरेंशिएशन। तो ये प्लांट में धड़ल्ले से दिखता है। प्लांट में जब तुम पढ़ोगे सेकेंडरी ग्रोथ, तो वहां पर मैं बताऊंगा कि प्लांट के अंदर में ये चीज दिखता है। तो याद रहना चाहिए आपको, ये 3 वर्ड्स बड़ा काम का है। डिफरेंशिएशन मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर फिजियोलॉजी, प्रॉपर फंक्शन का डेवलप करना, एबिलिटी को छोड़ना, डी डिफरेंशिएशन, डी का मतलब विदाउट, छोड़ देना, और वापस से नए एबिलिटी को लेना, रीडिफरेंशिएशन। तो मेरे से ये क्लियर हो जाएगा। चलो किसे किसे समझ में आया भाई, चलो फटाफट हैंड रेज करो। मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोई गड़बड़ नहीं करना। तो टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए भाई, टेस्ट को थोड़ा सीरियस वे में लो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। चलो अब देखो ध्यान से, अरे एक तौसीफ रहता है, तौसीफ कहाँ है भाई, वो तो गायब ही रहता है। और रितिका गुप्ता, एक रितिका थी कि वो दिन में पढ़ती थी, एक रितिका ये है भाई साहब, खाली नाम रितिका है ना, काम एकदम उसका उल्टा है भाई। एक रितिका थी, जब भी मैं क्लास लेता था नून पे, तो सबसे पहले वही आती थी, है रितिका क्या। और ये रितिका एकदम उल्टा है भाई, थोड़ा तो नाम का भी असर पड़ना चाहिए ना। ये पूरा एकदम नर्स वाली रितिका है, ठीक है, उसकी नर्स ही बनेगी है, ठीक है। रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि उसको भी थोड़ा सुनना पड़े ना, ठीक है। सानिया का शायद क्लास होगा तो वो होगी। और कहाँ रे हसनैन तेरा दोस्त, वो भी एकदम कंपाउंडर गिरी स्टार्ट कर दिया क्या आप, तेरा कंपाउंडर लगता वही बनेगा। मानव तू पढ़ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लो। और सेकंड चीज हाँ, शायद अगले वीक में पूरा वीक रहूंगा, ठीक है। तो अगले वीक में जो तुम्हारा टेस्ट है वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, ठीक है ना। तो मैंने पूरा बहुत मेहनत से सेल साइकिल सेल डिवीजन का पूरा प्रॉपर बना दिया। तो जैसे ही ये टेस्ट होगा, तो अगले वीक में शायद जब टाइम मिलेगा तो 1 या 2 क्लास में ले लूंगा। तो बेटा उस पे अच्छे से काम करने स्टार्ट कर देना है। तो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट में ये फायदा ये है कि आराम से जब तुम्हें मूड मिले, रिकॉर्डिंग वाला पार्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मैं बहुत स्लो में धीरे 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 बता, यहाँ तो रिवीजन है, यहाँ तो बेटा रिवीजन होगा केवल। तो याद रखना, रिकॉर्डिंग वाला पार्ट में मेन चलेगा क्लासेस, वो तो है। यहाँ मेनली रिवीजन, फटाफट फटाफट एक एक चीज को ना तुम्हारे से डिस्कशन प्लस उसका जो होगा रिवीजन। तो ये वाले चैप्टर पे अभी पहले फोकस करो। और जिन बच्चों को शायद छूटा रह गया है ना, तो देख लो ना भाई लेक्चर, एक बार बैठोगे ना। अहिंसा क्या करती है, इंसा 87 कर रही है, 90 आउट ऑफ 87, वो कुछ नहीं करती है। वो रिकॉर्डिंग वाला पूरा वीडियोस को देखा, ठीक है, और उसके बाद में जाके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। बस कुछ मत करो, बस इतना काम करो, स्टडी मटेरियल है, उसका क्वेश्चन प्लस रिकॉर्डिंग इनफ है। इसी तरह से तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री को उतना अच्छा दे दिया है। अगर अभी भी किसी बच्चे को, एक मिनट,